नमस्कार। एस्ट्रो हार्मोनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उस टॉपिक के बारे में जिसके बारे में सबसे ज्यादा मिथ, फियर और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है। जी हाँ, राहु और केतु की। ये दोनों प्लैनेट नहीं है बल्कि आपकी कार्मिक पॉइंट है। ये आपके पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ के बीच का जो ब्रिज होता है वो ब्रिज है। ये बताते हैं कि आपकी आत्मा किस एक्सपीरियंस से आ रही है, इस जन्म में उसे किस डायरेक्शन में जाना है या इवॉल्व होना है। लेकिन इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले पुराणों की एक बहुत गहरी कहानी को समझना जरूरी होगा। समुद्र मंथन। अक्सर हम इस कहानी को बचपन से सिर्फ एक रिलीजियस स्टोरी की तरह से सुनते चले आ रहे हैं, राइट। लेकिन हमारे ऋषियों ने कभी भी सिंबॉलिक को बिना वजह के नहीं यूज किया है। हर कैरेक्टर, हर इंसिडेंस और हर ऑब्जेक्ट के पीछे एक साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल प्रिंसिपल भी छिपा हुआ होता है। जब देवता और असुर मिलकर समुद्र का मंथन करते हैं उस टाइम पीरियड में, तब उसमें से बहुत सारी चीजें बाहर निकलती हैं। विष भी निकलता है और अमृत भी निकलता है। इसका अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि समुद्र में से नेक्टर निकलता है। समुद्र असल में हमारा माइंड है। हमारा सब कॉन्शियस जो एक ओशन है ना माइंड का, वो सब कॉन्शियस है। जब इंसान अपने अंदर मंथन करता है, जब उसका मंथन करता है मतलब जब अपने बारे में सही गलत बहुत सारी चीजों को सोचता है, तब उसके अंदर से पहले तो पॉइजन निकलता है। मतलब कि उसका ईगो, उसकी जेलसी, उसकी ग्रीड, उसके अटैचमेंट, उसके फियर, उसकी इनसिक्योरिटी बाहर आती है। और जब वही मंथन अवेयरनेस के साथ कंटिन्यू होता है, तब उसी माइंड से हमें विजडम और इमॉर्टैलिटी का अमृत भी देखने को मिलता है। जो स्टोरी है उस स्टोरी का बेसिकली अर्थ ये है। इस कहानी में स्वर भानु नाम का एक असुर देवताओं के रूप बना लिया था और जाके देवताओं के बीच में बैठ गया और वहां पे बैठ के उसने अमृत पिया। सूर्य और चंद्रमा जो है, जब वो देवताओं के बीच में बैठा, समुद्र मंथन हो रहा था और एक तरफ सारे देवताओं को बैठाया गया था, दूसरे तरफ सारे दानव लोग बैठे थे। तो जो ये सूर्य भानु नाम का असुर था वो जाके देवताओं में बैठ गया था। और जब सबको अमृत मिलने लगा, पहले जब अमृत निकला तो सबसे पहले अमृत देवताओं में बटा था। तो जब अमृत बट रहा था तो ये जो सूर्य भानु ने उस अमृत को पी लिया। सूर्य और चंद्रमा उसको पहचान गए कि वो जो है दानव है, मतलब वो असुर है, देवता नहीं है। और उन्होंने ये बात भगवान विष्णु को बोल दिया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। लेकिन क्योंकि उसने अमृत पी लिया था, इसलिए उसकी मृत्यु नहीं हुई। मतलब वो मरा नहीं, वो जिंदा रहा, पर उसका सिर धड़ अलग हो गया। उसका कटा हुआ जो सिर है वो राहु के नाम से जाना जाता है। बिना सिर का शरीर जो है, मतलब जिसमें सिर नहीं है और जो बॉडी है, वो केतु के नाम से जाना जाता है। अब जरा सोचिए कि हमारे ऋषियों ने राहु को सिर और केतु को धड़ क्यों बनाया। इस सिंबॉलिक के पीछे ही पूरी एस्ट्रोलॉजी का एक सीक्रेट छुपा हुआ है। राहु सिर है लेकिन उसके पास शरीर नहीं है। उसके पास आंखें हैं जो हर चीज को देखना चाहती है। उसके पास दिमाग है जो हर चीज को पाना चाहता है। लेकिन उसके पास स्टमक नहीं है जो कभी सेटिस्फाई हो सके। स्टमक होगा, उसमें चीजें भरी जाएंगी, तभी तो एक टाइम आता है कहता आदमी कहता है बस करो, पेट भर गया। तो चूंकि राहु के पास बॉडी ही नहीं है, तो उससे क्या है, उससे हर चीज सिर्फ चाहिए होती है। वो हर चीज कंज्यूम करना चाहता है, पर वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता, बिकॉज उसके पास स्टमक ही नहीं है। इसलिए राहु का नेचर जो कहते हैं ना, वो कहते हैं एंडलेस डिजायर। राहु को एंडलेस डिजायर के रूप में देखा जाता है कि उसे हर एक चीज चाहिए तो चाहिए, एंडलेसली चाहिए, उसका कोई लिमिट नहीं है। पैसा चाहिए तो एंडलेस चाहिए, फेम चाहिए, फेम मिल गई
तो और फेम चाहिए, मनी मिल गई तो और मनी चाहिए, रिलेशनशिप मिल गया तो उसमें एक्साइटमेंट चाहिए। मतलब इसलिए राहु को कहा जाता है कि वो माया है, ऑब्सेशन है, एम्बिशन है, डिससेटिस्फैक्शन है। इन सारे कारकों मतलब इन सारी चीजों के वो कारक माने जाते हैं। राहु हमें जो है ना उस डायरेक्शन में ले जाते हैं या उस डायरेक्शन की तरफ दिखाते हैं जहां हमारी सोल अभी एक्सपीरियंस नहीं की होती है। इन एक्सपीरियंस हमारी सोल होती है, जहां हमें नया एक्सपीरियंस कलेक्ट करना चाहिए। मतलब हमें नए एक्सपीरियंस उस एरिया से मिलने चाहिए जिस एरिया में राहु बैठे होते हैं, जहां वो सिखाना चाहते हैं कि यहां से एक्सपीरियंस लो। और इसलिए अनकंफर्टेबल भी वो एरिया लगती है, क्यों एक्साइटमेंट कम दिखती है, अनकंफर्टेबल होती है, क्योंकि वो एरिया में एक्सपीरियंस में सेटिस्फैक्शन नहीं है और की हंगर होती है। दूसरी तरफ जो केतु है वो उसके पास सिर नहीं है, लेकिन उनके पास बॉडी है, पर देखा जाए तो चेहरा नहीं है, मतलब सिर नहीं है, तो ना ही उनके पास आंख है, ना ही उनके पास लॉजिकल माइंड है, ना ही उनके पास ईगो है। इसलिए केतु उस जगह को रिप्रेजेंट करते हैं जहां आप पहले से ही सब कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं। वहां आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपने वो एरिया एक्सपीरियंस कर लिया है। आप अपने अगर चार्ट में देखोगे ना कि जहां पे राहु बैठा है वहां पे आपको एक्सपीरियंस करने की एक हंगर होती है और चाहिए की, और जहां पे केतु होते हैं वो जगह पे आप ऑलरेडी चूंकि एक्सपीरियंस कर चुके हो, तो वहां पे आपको ना ऐसे वो हंगर नहीं रह जाता, आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां आप नेचुरली टैलेंटेड होते हो, लेकिन इमोशनली डिटैच भी होते हो। केतु का मतलब फेल्योर नहीं होता, केतु का मतलब होता है कंप्लीशन। वहां का कार्मिक सेलेबस मतलब वहां जो कार्मिक एरिया है वो पहले से कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए केतु उस एरिया में इंटरेस्ट कम कर देते हैं और सोल को आगे बढ़ने के लिए पुश करते हैं। कहते हैं उस एरिया में अपना दिमाग कम लगाओ, थोड़ा डिटैचमेंट रखो और उस एरिया में सोल को इन्वॉल्व करो, उसको आगे बढ़ाओ। इस वजह से केतु जो है स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूशन, इनर विजडम और मोक्ष के कारक माने जाते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति अवेयरनेस के बिना केतु को जीता है, जिसको अवेयरनेस नहीं है और फिर भी केतु को जीता है, वो डिटैचमेंट, कंफ्यूजन, आइसोलेशन और पर्पसलेस जो आपका लाइफ होता है ना, उस तरह से अपने लाइफ को बदल देते हैं। उनको पर्पस नहीं समझ में आता, इस वजह से वो आइसोलेशन में जाने लगते हैं। अब बात करते हैं कि राहु अगर आपके फर्स्ट हाउस में है और केतु अगर आपके 7th हाउस में है तो आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे। आप अगर राहु आपके फर्स्ट हाउस में है तो कहते हैं कि आप खुद को ढूंढ रहे हैं, खुद को ढूंढते हैं ऐसे लोग। इस उद्देश्य से राहु लगन में आते हैं कि खुद को सर्च करना। राहु फर्स्ट हाउस में बैठकर व्यक्ति के अंदर एक अजीब सी भूख को पैदा करते हैं, अपनी पहचान बनाने की भूख, दुनिया में अलग नजर आने की भूख, मतलब मैं अलग हूं इस तरह की नजर आने की भूख, कुछ ऐसा करने की जो उसे भीड़ से अलग कर दे। ऐसे लोग बचपन से ही ये महसूस करने लगते हैं कि उनके अंदर कुछ अलग है। कभी उन्हें अलग ही मतलब उन्हें लगता है कि लोग उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो अलग है, या वो लोगों में सेट नहीं हो पा रहे हैं। कभी उन्हें लगता है कि अपनी असली आइडेंटिटी उन्हें अभी तक मिली ही नहीं। इस टाइप की फीलिंग उनके अंदर रहती है। बहुत बार इनकी पर्सनैलिटी बहुत मैग्नेटिक टाइप की होती है, लोग इनके तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, लोगों को इनमें कुछ अलग दिखता है। कंफ्यूज भी कभी कभी लोग इनसे होते हैं। इन्हें भी सोसाइटी में सेट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। बहुत बार इनकी पर्सनालिटी जो है वो ऐसी होती है कि दिखती है कि ये भीड़ से हटके है। इन मतलब कुछ लुक वाइज भी और प्रेजेंटेबल वाइज भी ये लोग थोड़ा भीड़ से अलग दिखते हैं और लोग भी इनको फील करते हैं कि ये भीड़ से अलग है।
और राहु इल्यूजन का भी कारका होते हैं, तो इसलिए कई बार व्यक्ति जो है खुद को समझ नहीं पाता। ये खुद में भी ये कमी उनको दिखती है कि मैं खुद को अंडरस्टैंड नहीं करता वो असल में कौन है और लोग उनको किस रूप में देखते हैं, इस बात का उनके अंदर एक इल्यूजन रहता है। इसलिए राहु लगन वाले लोग अपनी इमेज को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है कि उनको खुद प्रेजेंटेबल होना या मैं वाला जो एक माइंडसेट होता है ना, उसको लेके वो बहुत कॉन्शियस हो सकते हैं। किसी के लिए ये ऑब्सेशन टाइप की भी फिजिकल अपीयरेंस क्रिएट कर सकता है, मतलब एक ऑब्सेशन दे सकता है जो फिजिकल अपीयरेंस मेरा ऑल द टाइम अच्छा हो, इस तरह का भी एक ऑब्सेशन दे सकता है। किसी के लिए ये करियर के रूप में दे सकता है कि मैं करियर में द बेस्ट हूं, सब कोई मुझे देखे, इस टाइप का माइंडसेट दे सकता है। किसी के लिए सोशल स्टेटस के रूप में कि मैं खूब पॉपुलर हूं, लोग मुझे, मेरी पॉपुलैरिटी हो, इसके रूप में भी देखने को मिलता है। लेकिन यही राहु का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है। राहु प्रॉमिस बहुत कराता है, सेटिस्फेक्शन बहुत कम देता है। जो इंसान के फर्स्ट हाउस में राहु है, ऐसे व्यक्ति सोचते हैं कि मुझे प्रमोशन मिल जाएगा या मैं ये काम कर लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मैं एक परफेक्ट ग्रूमिंग करा लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, परफेक्ट रिलेशनशिप मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, सोशल लाइफ मेरी बहुत अच्छी हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, परफेक्ट जॉब मिल जाएगी तो खुश हो जाऊंगा, प्रमोशन मिल जाएगा तो खुश हो जाऊंगा। कुछ भी चीज वो परफेक्ट के रूप में सोचते हैं, और जब वो चीज हो जाती है, जैसे कि प्रमोशन मिल गया, पैसा बहुत आ गया, सोसाइटी में नाम हो गया, फिर भी उन्हें लगता है कि अभी भी मुझे वो चीज नहीं मिली, मुझे कुछ और चाहिए, मतलब यहां पे मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाया, मुझे इससे ज्यादा चाहिए। आप ऐसे सोचिए कि ऐसे लोग ये लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें, अगर वो सपोज यूट्यूबर है तो उन्हें लगेगा ना बहुत सारे फॉलोअर्स चाहिए तो मुझे सुकून मिल जाएगा, और वो मिल गया, उतने सारे हो गए, फिर भी उन्हें सुकून नहीं। तो मतलब उन्हें जो है ना डिससेटिस्फैक्शन रह जाती है, और उन्हें लगता है कि मेरी इंगेजमेंट कम है, मतलब मैं और कर सकता हूं कि जिससे लोग मेरे पास और आए। वो एक हंगर उनके अंदर कंटिन्यूअस बनी रहती है। ऐसे लोग जो हैं वो कभी भी अपने को कंप्लीट फील नहीं करते, ऑल्दो वो हमेशा ये सोचते हैं कि अगर इतना मिल जाएगा तो मैं कंप्लीट हो जाऊंगा, लेकिन वो हंगर उनका कभी सेटिस्फाई नहीं होता। राहु हमें बार बार बाहर की दुनिया में ले जाता है, जबकि सोल को अंदर की पहचान चाहिए होती है, बाहर की जो भूख है वो नहीं चाहिए होती है, सोल का डिजायर कुछ और होता है। इसलिए राहु लगन वाले लोगों को कभी कभी लगता है कि इतनी मेहनत के बाद भी वो इमोशनली फुलफिल नहीं है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि उनका सोल आस्किंग कुछ और करता है, और वो बाहर की दुनिया में उसको पाने की कोशिश करते हैं। अब इस प्लेसमेंट का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे चैलेंजिंग हिस्सा ये होता है उनका रिलेशनशिप, क्योंकि सामने उनके केतु बैठे होते हैं। 7th हाउस में केतु होने का मतलब ये नहीं होता है कि व्यक्ति की शादी टूट जाए। क्योंकि जनरली लोग कहते हैं ना, अगर 7th हाउस में केतु बैठा है तो आपकी शादी में डिटैचमेंट है, तो डिटैचमेंट है मतलब शादी चलेगी नहीं। ऐसा नहीं होता। बहुत लोगों को बहुत अच्छी मैरिज होती है 7th हाउस में बैठे हुए केतु का भी, लेकिन केतु एक सटल डिटैचमेंट जरूर क्रिएट करता है। कई बार व्यक्ति जो है ना रिलेशनशिप में होते हुए भी अंदर से अपने को अकेला फील करता है। कई बार पार्टनर बिल्कुल अच्छा होता है, आपके लिए परफेक्ट होता है, पर फिर भी मन का जो कोना है ना, जैसे कहते हैं किसी एक कोने में मन के अंदर इंटरनली आपको ये फील होता है शायद कुछ मिसिंग है, शायद इस पार्टनर में, इस रिलेशनशिप में मिसिंग है। कुछ लोग पार्टनर को स्पिरिचुअली जज करने लगते हैं, मतलब उनको वो उस नजरिए से अपने पार्टनर को देखने लगते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि पार्टनर उन्हें समझ ही नहीं रहा है। कुछ लोग इमोशनली अवेलेबल पार्टनर के साथ भी कनेक्शन फील नहीं कर पाते,
ऑल्दो शादी नहीं टूटती है, बट ये फीलिंग आपको रहती है अगर 7th हाउस में आपके केतु बैठा है। और कुछ लोग हर रिलेशनशिप में एक इनविजिबल डिस्टेंस महसूस कर सकते हैं, जिसका कोई लॉजिक रीजन नहीं है, कोई भी लॉजिकली आप उसको नहीं समझ सकते, बट मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप में वो एक डिस्टेंस टाइप का माइंडसेट उनका रहता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्रॉब्लम हमेशा पार्टनर में होती है। कई बार प्रॉब्लम व्यक्ति के अंदर चल रही होती है, उसके कार्मिक ट्रांजैक्शन में उसका सोल का फोकस जो है ना, वो रिलेशनशिप से ज्यादा आइडेंटिटी पर शिफ्ट हो चुका होता है। इसलिए अगर ऐसा व्यक्ति सिर्फ रिलेशनशिप के थ्रू खुद को कंप्लीट करना चाहे तो उसे बार बार डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है। केतु कह रहा होता है ये चैप्टर तुम पहले जी चुके हो, मतलब ये जो रिलेशनशिप का चैप्टर है ये तुम ऑलरेडी जी चुके हो, अब तुम्हें खुद को पहचानना है। लेकिन यहाँ एक और चीज देखने को मिलती है, कई बार राहु लगन वाले लोग जो है ना, वो इंडिविजुअलिटी के नाम पर इतना सेल्फ फोकस्ड हो जाते हैं कि धीरे धीरे उन्हें लगता है कि उन्हें किसी की जरूरत ही नहीं है। करियर, एम्बिशन और पर्सनल गोल इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रिलेशनशिप उनके लिए सेकेंडरी हो जाती है, मतलब वो प्रायोरिटी वाला हिस्सा नहीं रह जाता है। धीरे धीरे पार्टनर को लगने लगता है कि वो सिर्फ नाम के रिलेशनशिप में, मतलब अगर आप राहु लगन है और 7th हाउस में आपके केतु है, तो आप अगर अपने से कनेक्टेड हो, आप सेल्फ पे फोकस्ड हो, तो आपके रिलेशनशिप में ये पॉसिबल है कि आपके पार्टनर को ये लगे कि आप प्रेजेंट नहीं हो। इसलिए इस प्लेसमेंट का लेसन जो है ना, वो सेल्फिश बनना नहीं होता। लेसन ये है कि हेल्दी इंडिविजुअलिटी आपको रखनी चाहिए। आप अपनी आइडेंटिटी बनाएं, लेकिन अपने को खोकर नहीं बनाएं। अपने सपने पूरे करें, लेकिन पार्टनर की इमोशनल नीड को इग्नोर ना करें। खुद से प्यार करें, लेकिन सिर्फ खुद तक सीमित न रहें। खुद सेल्फ सेंटर्ड न बने। एक और बात जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में बार बार नोटिस की है, वो ये है कि राहु लगन वाले लोग अक्सर लाइफ में एक ना एक स्टेज पर अपनी पर्सनालिटी को कंप्लीटली चेंज कर देते हैं, मतलब वो एकदम टोटल डिफरेंट हो जाते हैं। कभी करियर बहुत डीपर लेवल पे चेंज होता है, कभी उनकी सिटी ऐसे जगह चेंज करते हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं कि वो बहुत ड्रास्टिक चेंज उनके लिए होता है। कभी कंट्री के वजह से एक कंट्री से दूसरे कंट्री चेंज हुए, जिससे लाइफ टोटल चेंज हो जाना जो कहते हैं ना, उस तरह उनकी पूरी लाइफ स्टाइल ही चेंज हो जाती है। जैसे पुरानी आइडेंटिटी उन्होंने पूरे तौर पर छोड़ दिया हो और नई आइडेंटिटी लिए हो। ये राहु का नेचर है, वो व्यक्ति को बार बार इवॉल्व करना चाहता है। लेकिन अगर इस इवॉल्व करने में सिर्फ आउटर इमेज तक आप सीमित रहेंगे, कि सिर्फ बाहरी दुनिया आपकी चेंज हो और अंदर की अवेयरनेस ना बदले, तो व्यक्ति कितने बार भी अपनी लाइफ बदल ले, उसे वही एम्प्टीनेस महसूस होती ही रहेगी जो राहु आपको लगन में देते हैं। इस प्लेसमेंट का असली लेसन ये होता है स्पिरिचुअल लेसन। वो आपको सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। यूनिवर्स आपसे ये नहीं कह रही कि रिलेशनशिप छोड़ दो, और ये भी नहीं कह रही होती कि सिर्फ अपने बारे में सोचो। यूनिवर्स यहाँ पे ये प्लेसमेंट आपको ये सिखा रहा होता है कि इस बार खुद को मत खो, रिलेशनशिप को भी देखो पर खुद को मत खो। ऑलरेडी तुमने लास्ट बर्थ में रिलेशनशिप पे बहुत सारे काम कर लिए, पिछले जन्म में शायद आपने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है, तो इस जन्म में आपको खुद की पहचान बनाना सीखना होगा, लेकिन सेल्फिशनेस से नहीं, सेल्फ सेंटर्ड होके नहीं। खुद को सीखना, खुद को इंटरनली भी और आउटर लेवल पे भी खुद को सीखना जरूरी होगा। लेकिन जब आप जो है ना अपनी आइडेंटिटी से मैच्योर हो जाते हैं, तब उस आइडेंटिटी को रिलेशनशिप के साथ आप बैलेंस करना सीख लेते हैं।
व्यक्ति हमेशा जो है ना बैलेंस में हो जाता है। अगर वो खुद में बैलेंस बना लेता है तो वो रिलेशनशिप में भी बैलेंस बनाता है, और जब रिलेशनशिप में भी उसकी बैलेंस होती है तो वो फुलफिल हो जाता है। क्योंकि राहु और केतु तभी कभी भी एक एक्सट्रीम एरिया के लिए कुछ भी नहीं करते। मतलब राहु और केतु कंप्लीट तब होते हैं जब दोनों एरिया में बैलेंस बने, दोनों एरिया टुगेदर वर्क करें और बैलेंस बनाए, तब राहु केतु कंप्लीट होते हैं। आत्मा का विकास हमेशा बैलेंस में ही होता है, और जिस दिन राहु लगन वाले व्यक्ति अपनी इंडिविजुअलिटी और अपनी रिलेशनशिप के बीच में एक ब्रिज बना लेते हैं ना, जैसे एक संतुलन, एक बैलेंस बना लेते हैं, उस दिन आपको ये समझ में आता है कि आप अंदर से शांत हो गए। मतलब एक जो बेचैनी आपके अंदर चलती होती है ना, उस बेचैनी में एक शांति आ जाती है। तब आपको ये समझ में आता है कि आपकी असली पहचान क्या है। दुनिया आप जो देख रही है वो आपकी असली पहचान नहीं है। आप अंदर से अपने आप को कैसा समझ रहे हैं वही आपकी असली पहचान बनती है। तो दोस्तों, आज मैंने इस वीडियो में आपको ये समझाने की कोशिश किया कि राहु केतु क्या है, और राहु केतु का पहला और 7th का एक्सेस, मतलब अगर राहु आपके 1st हाउस में है और केतु आपके 7th हाउस में, तो आप अपने लाइफ में क्या फील कर सकते हो, किस तरह का आपको हंगर होता है, और कब आप अपने को सेटिस्फाई फील करोगे, क्योंकि आप अपने उस कर्मा को जो आप करने के लिए आए हो वो कंप्लीट करोगे तो आप अपने को सेटिस्फाई फील करोगे। मतलब आपको अपनी आइडेंटिटी और अपने रिलेशनशिप दोनों के बीच में बैलेंस बनाना चाहिए, क्योंकि केतु जहां बैठे होते हैं वो कहते हैं आप ऑलरेडी ये काम करके आए हो। राहु जहां बैठे होते हैं वो कहते हैं ये एरिया में आपको इवॉल्व करना है, फिजिकल लेवल पे नहीं, इंटरनल लेवल पर भी। तो दोस्तों, जब आप ये समझ जाते हैं कि आपको कैसे बैलेंस बनाना है, तभी आप इवॉल्व करते हैं, या जो इस धरती पे आप आए हैं जिस कर्मा के लिए, उस कर्मा को कंप्लीट करते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने राहु और केतु का 1st और 7th का एक्सेस बताया। नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगी तो उसमें मैं केतु का 1st हाउस और राहु का 7th हाउस, उसके बारे में बात करूंगी। अगर आप कहीं से इस वीडियो से कनेक्ट हुए, आपको समझ में आया, तो अपने थॉट कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आया तो भी अपना कमेंट बॉक्स में अपने थॉट शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अदर पीपल से शेयर कीजिएगा इसको। फिर से मिलूंगी नए कंटेंट के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।